गुजरात में नगर चुनाव के दूसरे चरण का मतदान है। हमारे साथ जकी अनवर जुड़ रहे हैं वहां के अपडेट को लेकर के। खास तौर पर जकी भाई, आपका द मैसेज न्यूज में स्वागत है। जी हाँ, स्वागत है द मैसेज न्यूज में। मैं सभी को यहाँ की लाइव अपडेट बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बहरहाल ये है कि यहाँ जो अभी वोटिंग हो रही है, पूरा एमआईएम के पक्ष में जो 12 सीट है वो 12 की बात चल रही है। 12 विजय हो सकती है इसमें। फिर शुक्रिया। अच्छा, एक बार बताएं कि पिछले दफा जो रिजल्ट आया पहले चरण का, वहां पर 21 उम्मीदवार मैदान में थे और 7 कामयाब हुआ। तो इस बार किस तरह का जोश व खरोश वहां पर देखा जा रहा है? इस बार जोश व खरोश यही है कि वहाँ की अवाम ने चाहा कि जब 21 में से 7 जीत सकती है तो इस बार 12 में 12 की कामयाबी होने की पूरा चांस है। और पूरा चांस हम क्या ऐसा लग रहा है कि वहां पर जो है विधानसभा चुनाव जो 2022 में होना है तो इसका असर पड़ेगा? जी हाँ, इसका बहुत ही असर वहाँ पड़ने वाला है, क्योंकि पूरा जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो वोट है उन तमाम के लोग अगर काम करेंगे तो इनका असर पड़ेगा ही। जबकि गुजरात को बीजेपी का घर कहा जाता है, लेकिन उस घर को उखाड़ के फेंकने का काम करती है एआईएमआईएम पार्टी। वहां पर जो है आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ रही है, बीजेपी भी और कांग्रेस भी चुनाव लड़ रही है। लेकिन इस बार जिस तरह से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वहां पर चुनाव लड़ी, तो वहां पर जो है मतदाता और आम आदमी में किस तरह का माहौल देखा जा रहा है? वहाँ देखिए, जो भी पार्टी लड़ रही है उनकी बात तो है, लेकिन वहाँ पे बीजेपी की जो गढ़ है वहीं पे एंट्री मारी है एमआईएम की। और एमआईएम की अच्छी शुरुआत है वहाँ पे। इसी से कह रहे हैं कि एमआईएम जो पार्टी है वो उभरती आ रही है, सब जगह स्टेट में लड़ रही है और उनको अच्छा रिजल्ट भी मिल रहा है। इसके कारण एमआईएम और आगे जाएगी और आगे चुनाव भी लड़ेगी, उससे एमआईएम की पकड़ को मजबूत होगी। अच्छा, जिस तरह से वहाँ देखा जा रहा है कि 20 दिनों का वहाँ पर चुनाव प्रचार हुआ और मजलिस जो है 20 दिन के अंदर अपने काम की और छोटू भाई वसावा के साथ गठबंधन भी की और साथ ही साथ वहाँ पर 7 जो है पहले चरण में जो रिजल्ट भी आया। अब ये देखना है कि अब 12 उम्मीदवार जो इस बार मैदान में है तो किस तरह से देखा जाए कि ये 12 उम्मीदवार 12 के 12 सीट वो मजलिस की तरफ आ सकता है। जी हाँ, मजलिस की तरफ आ सकती है। ये पिछले 20 दिनों से जो मजलिस की सपोर्ट थी, बहुत ही मेहनत और लगनशील से काम किए छोटू भाई की पार्टी के साथ गठबंधन करके, इसका रिजल्ट भी अच्छा मिल रहा है। इसीलिए सब पार्टी और 7 दिन जो इधर का टाइम मिला इसमें और जोर व खोर से मेहनत की मजलिस। ऐसा लग रहा है कि 2022 के विधानसभा चुनाव वहाँ पर और पार्टी इनके साथ हो सकती है। हाँ, हो सकती है, काहे नहीं हो सकती। कोई भी पार्टी अगर अच्छा करेगी तो अच्छा के साथ सब कुछ करना चाहेगी। और देखते जाइए, अगर आज रिजल्ट 12 में 12 होती है तो फिर कोई भी पार्टी जरूर घुटना टेकेगी इस मजलिस के सामने और किस छोटू भाई की पार्टी के सामने। वहां पर आम आदमी पार्टी जो इस वक्त चुनाव लड़ रही है तो वहां पर किस तरह के मुस्लिम मतदाता उसके तरफ जा रहे हैं क्या? जी, तो नहीं कह सकते कि मतदाता जाते हैं कि नहीं, लेकिन आम आदमी भी पार्टी अच्छा जोर खोज से चुनाव लड़ रही है। आम आदमी, केजरीवाल जी का भी कहना है कि हम भी हर जगह चुनाव लड़ेंगे, मेरा भी राइट है, तो इसका भी कोई कहना नहीं है। लेकिन सबका मेहनत चल रही है और मजलिस सबसे अव्वल नंबर पर आ रही है अपनी मेहनत व दमो खरोश के साथ। वहां के चुनाव प्रचार में इम्तियाज जलील साहब और वारिस पठान और औरंगाबाद की पूरी टीम काम की, उससे क्या प्रभाव पड़ा वहां पर गोलबंद करने का? देखिए, गोलबंद करने का ये प्रभाव करा कि इम्तियाज जलील साहब औरंगाबाद के एमपी है, वो पूरा जोर व खरोश के साथ पार्टी को मेहनत लगन कर रहे हैं और पार्टी को आगे बढ़ाने का काम भी कर रहे हैं। इसमें बहुत अहम रोल वारिस पठान साहब का भी रहा। उन्होंने जो ये प्रोग्राम की, रोड शो उसमें भी खूब जोश व खरोश के साथ प्रोग्राम की और आदमी को कन्वर्ट भी किया। इसलिए मजलिस का ये रिजल्ट अच्छा आ रही है। इस दफा जो है दूसरे चरण में चुनाव प्रचार में खुद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कमाल संभाले थे। बरूची और गोधरा आदि जगहों का उन्होंने सभा भी किया था, जिसमें मंडोसा में उन्होंने सभा किया था। तो क्या असर पड़ रहा है वहाँ के जो चुनावी माहौल को पड़ा है इस बार जो ये रिजल्ट आने का उम्मीद है? देखिए, रिजल्ट आने का ये बहरहाल ये बात है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब जो खुद सभा किए हैं उनमें आदमियों को, मतदाताओं को अपने और आकर्षित की और इसका रिजल्ट भी हुआ। उन्होंने कहा कि हम भी लड़ सकते हैं, हम भी कुछ करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये गुजरात को बीजेपी का घर कहा जाता था, लेकिन अब ऐसी कोई बात नहीं है। सबका राइट है, वो कोई किसी का घर नहीं होगा। अब जो अच्छा करेंगे उनको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, अच्छा सम्मान भी मिलेगा। अच्छा, वहाँ पर जो कांग्रेस है, बहुत कांग्रेस दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस का गढ़ है, वहाँ पर मजलिस के जो उम्मीदवार दिए हैं, तो आम लोगों में क्या असर पड़ रहा है कि नहीं मजलिस जो है यहाँ पर जो है कांग्रेस को तोड़ने आई है, न बीजेपी को तोड़ने आई है? देखिए, ये कहना कांग्रेस का गलत है। कोई किसी का गढ़ नहीं होता, ये राइट सबका है, सब कोई लड़ सकता है। इसीलिए गढ़ की बात नहीं है। जो पार्टी अच्छा करेगी, जो पार्टी काम करेगी, उन्हीं को तो पब्लिक चाहेगी ना। ये गढ़ की कोई बात नहीं है। इसीलिए रिजल्ट अच्छा आ रही है, रिजल्ट भी होगा इंशाल्लाह। तो देखिए, हमारे साथ जुड़ रहे थे जकी अनवर साहब, खास पर गुजरात नगर चुनाव के अपडेट को देखते हैं और साथ ही साथ उनका जो अपडेट रहा कि गुजरात में इस बार जो है 12 उम्मीदवार हैं और 12 उम्मीदवार में 12
की जीत का मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दावा कर रही है। अब वहां बता दें कि साबिर काबिलीवाला गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष हैं और पहली दफ़ा एंट्री के बाद से उन्होंने 7 सीट नगर चुनाव में अपने कब्जे में लिया है। अब दूसरे चरण में कितने सीट लेते हैं ये तो यानी चुनाव की गिनती के बाद ही बताया जाएगा। फिलहाल जिस तरह से अपडेट मिल रहा है कि बड़ी मजबूती के साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन गुजरात चुनाव लड़ रही है और पहली दफ़ा जिस तरह से रिजल्ट आया, दूसरे दफ़ा अब और बेहतर आने की उम्मीद है कि देश भर में इस वक्त ममता की सरकार और असदुद्दीन ओवैसी की पहली सभा का रद्द का चर्चा लोगों की जुबान पर है। बताते चले कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का वहां पर पहला सभा होना था और सारी तैयारी मुकम्मल था, लेकिन वहां के प्रशासन के द्वारा जो परमिशन नहीं देना और साथ ही साथ वहां की सरकार को इस तरह से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को टारगेट करना अब देश भर में सुर्खियों में आ रहा है। हर जुबान पर यही चर्चे है कि बिहार में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लड़ी और वहां हालांकि जेडीयू और बीजेपी के गठबंधन का सरकार था, लेकिन किसी तरह से कोई परेशानी नहीं हुआ। मजलिस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब वहां पर पूरे बिहार में जहां जहां उन्होंने अपने कैंडिडेट उतारे थे और जहां पर उनके गठबंधन और सहयोगी दल वहां पर चुनाव लड़ रहा था, खुल के उन्होंने अपने जो है चुनाव प्रचार की और सभा किया, लेकिन किसी तरह से कोई परेशानी नहीं हुई। लेकिन बंगाल जब से आए हैं, लगातार बंगाल में सियासी माहौल गर्म होते दिखाई दे रहा है। कहीं न कहीं ममता बनर्जी की सरकार अब खिसकते नजर आ रहा है। उनके जो मुस्लिम वोट बैंक है वो खिसकते दिखाई दे रहा है, जिससे ममता सरकार इस वक्त है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को तरह तरह से जो है इल्ज़ाम भी लगाया और साथ ही साथ जो है उनके कार्यक्रमों को रद्द करने पर मजबूर किया। इस वक्त देश भर के सियासी माहौल गर्म है और बंगाल चुनाव सारे लोगों की निगाहें हैं। बंगाल विधानसभा चुनाव की तैयारी सभी पार्टियां अब कर रही है, सब अपने जमीन तलाश रहे हैं, रणनीति तैयार कर रहे हैं। वहीं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस वक्त जो है बंगाल चुनाव को लेकर काफ़ी चिंतित नजर आ रहा है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वहां पर संगठन बहुत पुराना है, लेकिन जिस तरह से अभी देखा जा रहा है कि उन्हें जो है अवाम के बीच जाने से रोक रहा है, अपनी बातों को रखने के लिए रोक रहा है। ऐसा लग रहा है कि बंगाल चुनाव जिस तरह से अभी माहौल देखा जा रहा है कि सारे लोग मजलिस को रोकने के प्रयास में है। फिलहाल कई बातें वहां पर सामने आ रहा है, जिस तरह से पीरजादा अब्बास सिद्दीकी, ममता बनर्जी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन शुरू से ही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को लेकर बंगाल की जो जनता की तरफ से और देश भर के कोने कोने से लोग जो है सोशल मीडिया में आदि जगहों में अपने फेसबुक पोस्ट में ये बता रहे थे कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ जो है ममता बनर्जी को गठबंधन कर लेनी चाहिए। लेकिन बताते चलें कि इस वक्त जो है ममता बनर्जी ही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को नकार रही है। इस वक्त ख़ास तौर पर मुस्लिम माइनॉरिटी को वोट लेने के लिए ममता बनर्जी अब जो है परेशान है, ख़ास तौर पर निशाना मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बना रहा है। अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वहां पर एंट्री मारेगी तो कहीं ना कहीं उनका जो है मुस्लिम वोट बैंक खिसकेगा। बताते चलें कि जिस तरह से बीजेपी वहां पर पूरी ताकत झोंक दी है और साथ ही साथ जो बीजेपी अपने हिंदू वोटर और दलित वोटर के साथ काम कर रही है, तो अब ममता बनर्जी का वो तबका खिसक रहा है। तो अब ये भी दिख रहा है कि इस वक्त जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी यहाँ पर आएगी तो कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट भी मेरा खिसक जाएगा। अब बताते चलें कि इस वक्त जो है मजलिस वहाँ पर रणनीति तैयार कर रही है और काफ़ी चिंतित है कि इस वक्त कैसे लड़ा जाए बंगाल चुनाव। हालांकि पीरजादा अब्बास सिद्दीकी जिस तरह से पिछले दिनों भी बयान आया कि वो एमआईएम के सपोर्ट में है और साथ ही साथ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के सभा में उनके समर्थक जाएंगे, लेकिन इस वक्त ये भी बात सामने आ रही है कि कांग्रेस लेफ्ट के साथ उनका गठबंधन की बात चल रही है। ऐसा लग रहा है कि पीरजादा अब्बास सिद्दीकी किधर जाएंगे ये उनको तय करना है। जिस तरह से फिलहाल बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने उन्होंने कहा, ऐसा लगा कि पीरजादा अब्बास सिद्दीकी और ओवैसी साहब से फिलहाल इस मौजू पर बात नहीं हुई है। लेकिन
बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और पीरजादा की जो दोस्ती है और साथ ही साथ जो उनसे बात हुई है वो आधिकारिक घोषणा नहीं है। ऐसा माना जा रहा है कि एमआईएम के साथ गठबंधन नहीं होगा और साथ ही साथ पीरजादा अब्बास सिद्दीकी का सिर्फ सरपरस्ती और वहां पर हिमायत मिल सकता है। लेकिन पीरजादा का इस वक्त देखा जा रहा है कि कांग्रेस लिफ्ट के साथ वो जा सकता है। आपको बताते चलें कि इस वक्त जो है सियासी समीकरण भी अभी बदल रहा है और धीरे धीरे रणनीति वहां का तैयार हो रहा है। लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जिस तरह से वहां पर देखा जा रहा है और टारगेट किया जा रहा है, वही पीरजादा अब्बास सिद्दीकी साहब भले ही बंगाल में पकड़ रखते थे, लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन देश भर में पकड़ मजबूत है उनका। और साथ ही साथ उस वक्त पीरजादा अब्बास सिद्दीकी देश भर में सुर्खियों में आ गए जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब उनको पहली दफा मुलाकात किए।